अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी समय से आपकी बायोलॉजी क्लास नहीं चल पा रही है, तो आज हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है कोशिका, द सेल। ठीक है, तो आपके मुझे जानकारी नहीं थी कि आपकी क्लासेस चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, तो अभी मुझे पता चला है। तो अभी से मैं आपको ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। तो अभी हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। देखिए, कोशिका आपने 8th क्लास में वैसे चैप्टर पढ़ा हुआ है कोशिका के बारे में कि कोशिका होती क्या है, बट अभी और डीपली जान लेते हैं कि कोशिका के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में। वहाँ आपने एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी है या कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, यहाँ आप इस चीज़ को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि यहाँ पर दो टाइप की सेल्स आपको शो हो रही हैं। एक यहाँ, ये इसके बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, दूसरी ये वाली। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि एक यूकैरियोटिक है और एक प्रोकैरियोटिक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोशिका द्रव्य है, कोशिका झिल्ली है, केंद्रक, डीएनए, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो ये इस तरीके के कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, यानी सेल ऑर्गेनल्स मतलब जो सेल के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा जो सेल है वो सारे कार्यों को संभव कर पाती है। जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर काम होते हैं, वो सेल के अंदर ये इन जो भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के द्वारा कंप्लीट हो पाते हैं। तो देखते हैं, पहले डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। कोशिका यानी कि कोशिका क्या बोला जाता है? सेल। और यदि प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या बोलेंगे? सेल्स, यानी कि कोशिकाएं। सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। ठीक है, प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने कोशिका के बारे में ये पढ़ा कि जो कोशिका है वो एक बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, यानी कि एक आधारभूत इकाई होती है जीवन की। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में और जानेंगे कि कोशिका क्या होती है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी हुई है कि कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, रचनात्मक कैसे? क्योंकि जो कोशिका हैं वो सजीवों का जो शरीर होता है उनको रचना प्रदान करती हैं। ठीक है, उनको स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं। और क्रियात्मक इकाई यानी कि जो शरीर के अंदर कार्य होते हैं, उनमें उनके कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि जितने भी कार्य होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है कि कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और प्राय स्वतः जनन की क्रिया की सामर्थ्य रखती है। सामर्थ्य मीन्स व्हाट, कि इसके अंदर जो भी जैसे पहली वाली सेल्स होती हैं, पहली वाली सेल्स से ही नई सेल्स बनती हैं। ठीक है, जैसे दो पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स से एक न्यू बेबी बॉर्न होता है, तो इस तरीके से जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर, उनसे ही, उन पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। इसीलिए क्या बोला गया है कि ये प्राय स्वतः अपने आप ही जनन की सामर्थ्य रखती हैं। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर में एक ही कोशिका के बने होते हैं। ऐसे कुछ जीवाणु, ठीक है, ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो केवल एक प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे कि मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उससे मनुष्य हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं। तो ये सब क्या कौन है? ये अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया? बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवाणु जो केवल एक प्रकार की कोशिका से बनते हैं, उन्हें बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। और जो बहुकोशिकीय होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिका में जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं, एक टाइप की सेल से बने होते हैं। मनुष्य है, एनिमल्स हैं, जानवर हैं, और पेड़ पौधे हैं, ये सभी कहते हैं बहुकोशिकीय हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। समझ में आया इतना आपको? अब यहाँ देख लेते हैं जंतु कोशिका की स्ट्रक्चर, संरचना। ठीक है, यहाँ आपको कुछ डायग्राम के साथ में नेम भी शो किए गए हैं। ठीक है, यहाँ नेम है इसका, जैसे इसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। जो सबसे आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? कोशिका झिल्ली है। झिल्ली का मीन्स व्हाट? एक मेम्ब्रेन है जो इसको कवर करके रखती है।
कोशिका द्रव्य। अब इस झिल्ली के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसको क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य बोल जाता है। क्योंकि कोशिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सारी टर्म्स किससे रिलेटेड हैं, कोशिका से। तो ये कोशिका की झिल्ली, तो उसको क्या बोला गया, कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म, इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोला जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने पढ़ा है, जैसे कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर उसमें होती है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसके अंदर होते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको आप देखिए। और यदि आपको समझ में आता है तो आप लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। सो आगे पढ़ते हैं। इसमें रिक्तिका होती है। रिक्तिका मतलब खाली स्थान जिसको बोलते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको पर डे के हिसाब से सेंड करूँगी। देन गोल्जी काय है, सेंट्रोसोम है, ठीक है, यहाँ पर ये सेंट्रोसोम की संरचना है। और सबसे मेन वर्क जो करता है सेल का वो कौन है, केंद्रक। जैसे हमारा ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है, सूचनाएं देता है, और हमारी बॉडी उसी हिसाब से काम करती है। इस तरीके से जो केंद्रक है वो सेल का ब्रेन होता है, यानी कि सबसे मेन जो सेल ऑर्गेनल है वो सेल के अंदर कौन सा होता है, केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर यहाँ पर शो की गई है आपको, ये कुछ छोटी सी संरचना है, इसको केंद्रिका बोला गया है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस। अभी आगे मैं आपको एक तो संरचना, ऐसी संरचना हो गई, ठीक है, जो विदाउट कलरफुल है, तो मैं आपको अभी कलरफुल संरचना दिखाऊंगी, लेकिन उसके साथ में जो नेम शो हो रहे हैं वो इंग्लिश में है, इसीलिए मैं आपको पहले यहाँ हिंदी में समझा रही हूँ। तो न्यूक्लियस के बाद में एक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं अंतःपर्दवी जालिका, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम है जो कि इस अंतःपर्दवी जालिका पर चिपके रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं, ठीक है। देन एक लाइसोसोम स्ट्रक्चर यहाँ पर दी हुई है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सारे नेम याद हो गए होंगे कि क्या क्या इनके नाम है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल पाए जाते हैं। अच्छा, जो दो टाइप की सेल जैसे होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, इतने सारे फीचर्स सेल ऑर्गेनल नहीं हैं इन कंपैरिजन ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनका अपना एक अलग अलग काम है सेल के अंदर। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कलरफुल स्ट्रक्चर दिखाई हुई है सेल की, ठीक है, जैसे आपको यहाँ शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, सेंटर से स्टार्ट करते हैं। तो सेंटर में एक स्ट्रक्चर दी हुई है, इसको क्या बोला गया है, न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, जो कि सेल का ब्रेन होती है। इसमें एक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस सेल के न्यूक्लियोलस जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है संरचना। इसका काम क्या होता है, यहाँ पर जो राइबोसोम्स बनते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर जो ये राइबोसोम्स बाउंडेड रहते हैं, इनका फॉर्मेशन करते हैं, इनका निर्माण करने में सहायक होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब आप देखोगे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आप पढ़ोगे उसमें एक मेम्ब्रेन होगी जिसका एक अलग नाम होगा, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर की जो मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये सेल के बाहर देखोगे तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों ओर कौन सी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, यानी कि उनके चारों ओर झिल्ली उपस्थित होती है। अभी इसके बाद में एक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये इसके बाद की कंटिन्यू संरचना है, मतलब इसके बाद की लगातार संरचना है जो बनती जाती है जब सेल का एक निर्माण होता है। तो न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस के बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना बनी, फिर इसमें भी दो होते हैं, वो हम आगे आपको समझाएंगे आगे की वीडियो में, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःपर्दवी जालिका है, ये दो प्रकार की होती है। और उसके साथ में ही क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच रहते हैं। देन उसके बाद में इसके बाद एक संरचना रहती है गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये इसके बाद की संरचना होती है। इसके बाद की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यानी कि अंतःपर्दवी जालिका के बाद की संरचना है। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया जैसी स्ट्रक्चर होती हैं,
ये जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये सभी संरचनाएं हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, जिनकी वजह से जो सेल है वो कार्य पूर्ण कर पाती है। और इनका भी एक अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है सेल के अंदर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि वो ऊर्जा को एटीपी के रूप में संरक्षित करके रखती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उससे राइबोसोम अटैच रहते हैं। जब भी सेल को जरूरत होती है उन राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ अलग अलग पार्ट के बारे में हम आपको आगे समझाएंगे, अभी आप इतना ही समझिए। तो आगे देखते हैं। जैसे कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जैसा मैं आपको समझाती हुई आ रही हूँ। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी है? जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिनमें केवल एक टाइप की सेल होती है उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक, यानी कि वो किस में आते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। तो इस तरीके से सेल कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोटिक, जैसा आपको यहाँ संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, यानी कि इसमें कोई भी क्या होता है कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। यानी कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस जो है, जो केंद्रक है, वो प्रेजेंट होता है। यह सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो सेल के लिए एक मेम्ब्रेन का ब्रेन का कार्य करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इसीलिए ये सिंगल सेल है। ये भी मेन रीज़न है, और इसीलिए इनको किस में रखा गया है? प्रोकैरियोटिक कोशिका इनको कहा गया है। सो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, ऐसी सेल क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? जीवाणु, बैक्टीरियाज और नीले हरे शैवाल इनके उदाहरण हैं। समझ में आया? यहाँ आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसके बारे में आपको समझाऊंगी। ये जो अलग अलग मेम्ब्रेन से यहाँ पर बनी हुई है, इसमें ये डीएनए होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। ये इसका सबसे मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है बहुत सारे ऑर्गेनल्स के साथ में। यूकैरियोटिक, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। तो इतना आपको प्रोकैरियोटिक समझ में आया। अभी यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। इन कोशिकाओं में क्या होता है? दोहरी झिल्ली का आवरण, यानी कि इसमें दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो हैं यूकैरियोटिक सेल, ये हमेशा मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती हैं, जो झिल्ली से घिरी हुई रहती हैं। तो दोहरी का मीन्स क्या? दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक बाहरी और एक भीतरी, यानी कि आउटर और इनर। यानी केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है, जो न्यूक्लियस है वो अब्सेंट होता है। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका ये कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? पौधे और जंतु इसके उदाहरण हैं। अब जंतु में जो एनिमल्स हैं या हाई कैटेगरी के एनिमल्स जैसे मनुष्य, वो भी आते हैं। अभी देख लीजिए, यहाँ आपको एक ब्लैक एंड वाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसमें आपको हिंदी में नेम दिए गए हैं। आगे मैं आपको कलरफुल स्ट्रक्चर इसकी दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ है कैप्सूल, कोशिका भित्ति, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर जो सबसे फर्स्ट में दिखाई दे रही है। फिर नेक्स्ट है कोशिका कला, है ये वाली, देख लेते हैं एक बार। कोशिका भित्ति, ये है कैप्सूल, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकेंड मेम्ब्रेन है कोशिका भित्ति, ये तीसरी मेम्ब्रेन है कोशिका कला। फिर उसके बाद में जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है, लिक्विड सब्सटेंस रहता है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य, यानी कि कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अब इसमें क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि ये जो डीएनए वाली स्ट्रक्चर है, जो एक धागेनुमा संरचना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें राइबोसोम्स इस कोशिका द्रव्य के अंदर भरे रहते हैं, यानी कि इसके चारों ओर ये प्रेजेंट रहते हैं। ये जो आपको डीएनए वाली संरचना दिखाई दे रही है, इसमें प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड जैसे आपने पढ़े होंगे 8th क्लास में, लवण जिसे बोलते हैं, जो प्लांट के लिए हेल्पफुल होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो प्लाज्मिड के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऐसे प्रेजेंट नहीं हैं, एक टाइप की सेल्स होते हैं, इसीलिए इसमें इसका जो कार्य है वो अलग होता है। आगे देखते हैं, इसमें कशाभिका
प्रेजेंट होती है, टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोला गया है, कसाबिका बोला गया है, इसको इंग्लिश में फ्लैजिलम बोलते हैं। अब यहाँ पर डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागेनुमा संरचना कुछ दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको, और इसके ये जो रोम है इनको बोलते हैं पिलाई इंग्लिश में, ठीक है, PILI। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इनको मूवमेंट में हेल्प करती है, जो एक ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है ये मूवमेंट में इसको हेल्प करती है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। ओके, देन यहाँ पर आपको जैसे इंग्लिश में नाम दिए गए हैं, क्या बोला था अभी, इसको कसाबिका बोला था, ये बैक्टीरियल फ्लैजिलम होती है जो बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है जो इसके अंदर भरा रहता है, और राइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर। राइबोसोम दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी और यूकैरियोटिक कोशिका में भी। अब इसमें धागेनुमा संरचना प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको क्या बोला गया है यहाँ पे, DNA होता है, न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, एक धागेनुमा संरचना होती है, तो इसको DNA बोला गया है। प्लाज्मा जैसे मैंने आपको बताया, सेल वॉल है, ठीक है, यहाँ कैप्सूल है, इस तरीके से जैसे पीछे बताया था, ये कैप्सूल है, सबसे आउटर वाली जो मेम्ब्रेन है सबसे ऊपर वाली, फिर उसके बाद वाली है कोशिका भित्ति, और उसके बाद वाली है कोशिका कला। तो इस तरीके से यहाँ इंग्लिश में नाम दिए हुए हैं, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसके नेम है। तो आप इसको वीडियो को देख करके नेम याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इसमें कोई भी स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताती हुई आ रही हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट हो जाए, जो केंद्रक होता है वो एब्सेंट होता है। केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं, जो केंद्रीय जितने इसके अंदर पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसमें ये रहते हैं, ठीक है। केंद्रीय के पदार्थ जो होते हैं, जो केंद्रिका के पदार्थ हैं, इन कोशिकाओं के कलाविहीन केंद्रक को आरंभिक केंद्रक कहते हैं। तो इसमें जो DNA होता है वो यहाँ पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है, तो क्योंकि न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होता है, अगर कुछ छोटी मोटी स्ट्रक्चर होती है केंद्रक की तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इन कोशिकाओं में यहाँ प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, गोल्जी बॉडी होती है, तारकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःपर्देवी जालिका होती हैं। किसमें, जो यूकैरियोटिक होती हैं। प्रोकैरियोटिक में जो आपको यहाँ सेल ऑर्गेनल दिखाए गए हैं वो होते हैं, बाकी एक दो कॉमन होते हैं जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज दोनों में अलग अलग ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते हैं। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई गई है, मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि कैसे कैसे इसके नेम हैं, वर्क इनका अलग अलग आपको समझाया जाएगा वीडियोस के अंदर। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती है। जीवाणुओं में नीलहरित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं मिलती हैं, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही कोष्ठीकरण पाया जाता है, जैसे मैं आपको बताती आ रही हूँ, ठीक है ना। तो जो यूकैरियोटिक होती हैं उनमें ऐसे सेल ऑर्गेनल ज़्यादा डेवलप नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक में सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो वेल डेवलप्ड सेल कौन सी है, वो है यूकैरियोटिक। नेक्स्ट है अतः केंद्र, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, थोड़े से क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग नाम के पक्षी का अंडा होती है। जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग जो पक्षी होता है उसकी होती है। जैसा कि मैं आपको डायग्राम के हेल्प से यहाँ दिखा देती हूँ। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा नामक जीव की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि सेल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।